अभी जानते हैं यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो आ चुका है 17 फेब को आपका एसएसटी का एग्जाम है। रिसेंटली मैंने टाइम में यहाँ पे एक पेपर बनाया था जिसको अच्छे व्यूज आए और बहुत ज़्यादा बच्चों ने सब्सक्राइब भी किया। 10 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि एक 10 सब्सक्राइबर मीन्स 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स भी अगर ये पेपर देखते हैं इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छे यहाँ पे कामयाब हो जाएंगे, अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। लेकिन वो 10 बच्चों के अलावा जो अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो सिर्फ किसी कोई हेल्थ कंडीशन थी, कोई कुछ प्रॉब्लम थी, अगर नहीं पढ़ा ये क्वेश्चन पढ़ो इंशाल्लाह आप यहाँ पे पास हो जाओगे। अप्रोक्सीमेटली आपको 50 नंबर इसी पेपर से आ जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन इसी तरीके से डिज़ाइन किए गए, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया इसी के रिलेटेड जो क्वेश्चनों का आंसर इनका सेम करेगा। ठीक है, यानी ये सिमिलर क्वेश्चन है, आपको कोई भी इससे बाहर नहीं आएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनसे सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं मेरी एक ही खासियत है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे एलाबरेट करके बोलता हूँ, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता हूँ। बट यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो इसलिए थोड़ी बहुत बताऊंगा, ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। वो तो हमारे पास फिर एक्सप्लेनेशन करके वीडियो यहाँ पे 30 मिनट्स की बन जाती है। अगर मैं 30 मिनट्स की वीडियो बनाता हूँ तो बच्चे देखेंगे नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। बच्चों को अगर आंसर चाहिए वो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा तो वही पढ़ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव पहले मैंने 150 एमसीक्यू डिस्कस किए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीधे सेक्शन बी से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा यहाँ पे एक आपको खतरनाक चीज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। आपके जब आप एग्जाम में होंगे तो आपका एमसीक्यू आपके साथ कोई दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन काज ऑफ रिवॉल्ट 1857। रिवॉल्ट जो 1857 का था उसके यहाँ पे मेन काजेस क्या थे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे मेन काज था ब्रिटिश का अनफेयर रूल। ठीक है, ब्रिटिश का अनफेयर रूल। यहाँ पे थोड़ा बहुत इसका साइज़ बड़ा है, उसमें यहाँ पे हाथ का यूज़ करके उतना ज़्यादा इजीली बोले नहीं आता। लेकिन इन डेज इंशाल्लाह विद इन मंथ्स में आपका सपोर्ट, आपका अच्छा सपोर्ट वहाँ से मिल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। मैं विद इन डेज यहाँ पे एक अच्छा सा इक्विपमेंट्स ला के आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहला जो हमारे पास था यहाँ से वो आएगा ब्रिटिश का अनफेयर रूल। और आफ्टर दैट यहाँ पे जो है इसका सोल्जर्स के साथ जो है वहाँ पे मिसबिहेव किया था। क्या किया था, सोल्जर के साथ मिसबिहेव। ठीक है, मिसबिहेव। तीसरा हमारे पास यहाँ पे रिलीजियस इशूज़। क्या होते हैं, रिलीजियस इशूज़ या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके 3 रीज़न मैंने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ साल्ट मार्च इन द फ्रीडम स्ट्रगल। क्या यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है फ्रीडम स्ट्रगल में साल्ट मार्च ही रही है। सुनो, पहला जो था ब्रिटिश के साल्ट टैक्स, मतलब ब्रिटिश जो थे वो साल्ट टैक्स के अगेंस्ट गए थे। ठीक है, ब्रिटिश ने जो उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, इंडिया उसके अगेंस्ट गए थे। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो भारत छोड़ो आंदोलन का बेस बना था। और थर्ड हमारे पास पूरे इंडिया में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट बढ़ गया था एट दैट टाइम, उसी टाइम पे ये सब हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। सुनो, नए जॉब्स आए, इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आए, लोकल बिजनेस को कंपटीशन मिला। क्यों मिला लोकल बिजनेस को कंपटीशन, यहाँ पे जब बाहर के फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए तो इस वजह से क्या हुआ कि जो लोकल इन्वेस्टमेंट थे उनका क्या हो गया, यहाँ पे कंपटीशन मिला, यानी उनकी मार्केट डिक्रीज हो गई, नए जॉब्स आए। ठीक है, न्यू जॉब्स, इस तरीके से आपको लिखना है। मैंने आपको बता दिया, आपने सिर्फ इनको पॉइंट्स को एलाबोरेट करना है बस। लोकल बिजनेस को कंपटीशन मिला। ठीक है, यही चीज़ें आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिसका मेन फीचर्स आएगा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। पहला है हमारे पास यहाँ पे इंडिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी मतलब इंडिया अपने फैसले खुद लेता है, सबके लिए इक्वल राइट्स हैं, सब रिलीजियस को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया जाता है, इक्वलिटी है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ जिसमें राइट्स टू फ्रीडम है, राइट्स टू एजुकेशन है, इक्वलिटी है, वैसे ही सिटीजन के कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो थर्ड रहेगा आपका वो रहेगा यहाँ पे फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के अंदर आप क्या लिखेंगे, देखो फेडरल सिस्टम के आप सिंपली ये लिखेंगे, मतलब पावर सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास, सबके पास अपनी अपनी राइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है और पीएम और पार्लियामेंट डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ से रहेगा वो रहेगा 5th पॉइंट आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी UAF, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। 18+ एज का हर इंसान वोट दे सकता है, वो एलिजिबल है वोटर के लिए, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर। अब देखो हिमालयन रिवर्स और डिफरेंस का क्या होता है, पेनिनसुलर हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओरिजिन समझेंगे तो जो हिमालयन रिवर्स है वो हिमालय से निकलते हैं, जो पेनिनसुलर से वो यहाँ पे प्लेट्यू से निकलते हैं। थोड़ा जूम करके इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा स्क्रीन को जूम करता हूँ तो ये क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। आई नो दैट यहाँ पे थोड़ा बहुत फिल्म मिस्टेक होती है बट आई होप कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फीचर है हिमालय, पहले यहाँ से हिमालय, यहाँ से आपका पेनिनसुलर। ठीक है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, हिमालय से होते हैं ओरिजिनेट। और जो आपको पेनिनसुला होता है ये कहाँ होता है, प्लेट्यू से, PLATA प्लेट्यू से या फिर हिल से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो वाटर फ्लो की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा वाटर फ्लो होता है। और ये जो हमारे पास है पेनिनसुलर, ये मानसून पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, मानसून पे, यानी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अगर फ्लडिंग की बात करेंगे तो बारिश के टाइम फ्लड आ सकते हैं। ठीक है, इसमें फ्लड भी आ सकता है,
लेकिन जो पेनिनसुलर है अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें फ्लड नहीं आ सकते, कोई भी नो फ्लड, ठीक है, फ्लड नहीं आते हैं। ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे आपका हिमालय वाले रिवर से वो आपका हो गया गंगा, GANGA गंगा होगा, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। अब प्लेटू की बात करेंगे, प्लेटू के अंदर आप लिखेंगे कृष्णा लिखेंगे, कावेरी लिखेंगे, नर्मदा लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास, व्हाट आर फॉरेस्ट, वाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट क्यों जरूरी है इन्वायरमेंट के लिए, मेंशन एनी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में यहाँ पे मेंशन करने हैं। देखो मेंशन में करके लिखे भी बताऊंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा बोर होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फॉरेस्ट क्या, फॉरेस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन और CO2 कंट्रोल करता है, ठीक है। ट्रीज ऑक्सीजन देते हैं और पोल्यूशन को कम करते हैं, अगर ये ना होते तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी। सेकंड, वाइल्ड लाइफ का घर, यानी जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, अगर पेड़ काटे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल इरोड होने से रोकते हैं। फॉरेस्ट बारिश का पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और मिट्टी बहने से बचाते हैं, वरना सूखा यहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल्ट एक्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। रोल्ट एक्ट क्या, इसके सिग्निफिकेंस डिस्कस करने और इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी डिस्कस करने हैं। देखो सिग्निफिकेंसेज या फिर आपका इंपॉर्टेंस पूछा जाए, बोथ आर सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसके कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके, यहाँ पे जलियांवाला बाग मसार्क, जिसके अंदर क्या होता है 19 ओहो क्या होता हमारे पास 1919 में क्या होता है 1919 में ब्रिटिश जो जनरल डायर थे, DYER डायर थे, उन्होंने क्या दिया था, ऑर्डर दिया था कि अपने उन कमांडर्स को आप गोली चलाओ, और उन्होंने जिस हज़ारों जो है इनोसेंट्स पे गोली चलाई, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग जवान सब शहीद हो गए। सेकंड जो आपके इसके कॉन्सिक्वेंसेज वो आप लिखेंगे यहाँ से, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताता हूँ। सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ से क्या रहने वाला है, देखो जो सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंसेज रहेगा वो रहेगा यहाँ से, ब्रिटिश के अगेंस्ट गुस्सा बढ़ा। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या हो गया यहाँ पे, एंगर, ठीक है, ANGR एंगर बढ़ा उनका, ठीक है। तो इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में जो ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगी, क्योंकि अब तो हाथ उन्होंने पार कर ली थी। नेक्स्ट हमारे पास गांधी जी का आंदोलन और स्ट्रांग हो गया, गांधी जी की मूवमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर क्या था, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एट दैट टाइम स्टार्ट की थी, कब, जब हमारे पास क्या था, जब हमारे पास हुआ था ये रोल्ट एक्ट, ठीक है। एट दैट टाइम पे नॉन कॉर्पोरेशन में स्टार्ट की थी, जिसमें लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बाइकआउट किया था और ब्रिटिश के अगेंस्ट एकता दिखाई थी, यूनिटी दिखाई थी। ये क्वेश्चन आपको अलग से यहाँ से आता है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के सिग्निफिकेंस क्या है और उसमें क्या हुआ था। देखो उसमें लोगों ने ब्रिटिश के गुड्स को यहाँ पे इनकार करते टैक्स देने से मना किया था, बाइकआउट किया था, और ब्रिटिश के अगेंस्ट यहाँ पे उन्होंने यूनिटी शो की थी। नेक्स्ट हमारे पास, डिस्क्राइब द रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या रोल रहा है यहाँ पे औरतों का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। देखो जो पहला रोल यहाँ पे आएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वुमेन्स का रोल क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुई थी। 1930 में हुई थी, लड़कियों और औरतों ने भी पूरी जान लगा के इसमें जोर लगा, यानी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। पहले लोग सोचते थे कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ आदमियों यानी मेंस की होती है, और पर गांधी जी ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया औरतें भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी यहाँ पे मर्द इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो था साल्ट मार्च में इन्होंने हिस्सा लिया था, किस में लिया था, साल्ट मार्च में हिस्सा लिया था, ठीक है। जब गांधी जी ने दांडी मार्च पे गए थे तो कई औरतें भी उनके साथ, यहाँ पे वुमेन्स भी साथ चली थी, और समंदर से नमक बना के ब्रिटिश ला तोड़ दिया था, ठीक है। सेकंड आपका रहेंगे प्रोटेस्ट एंड बाइकॉट, ठीक है, PROTEST प्रोटेस्ट एंड बाइकॉट्स। इट मीन्स दैट कि प्रोटेस्ट और बाइकॉट्स में भी वुमेन्स शामिल थी। फॉरेन कपड़े और ब्रिटिश गुड्स से उनने भी इनकार कर दिया था, बाइकआउट कर दिया था। वो खुद खादी का कपड़ा बनाने लगने लगी और वहाँ पे पहनने लगी। थर्ड जो था यहाँ पे जेल भी गई, मानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोशल रिफॉर्मर्स वुमेन्स जो थी उन्हें अरेस्ट भी किया, ठीक है, जिसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई आती है, बहुत ज़्यादा आती, तो ठीक है आपने 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें मेंशन था। तो ब्रिटिश पॉलिसीज इसमें क्या होता है, ब्रिटिश पुलिस ने क्या किया था, कहीं वुमेन्स को जो है वो मारपीट करके जेल में डाल दिया था, पर वो डरी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सरोजनी नायडू हो गई, कमला नेहरू है ना, ये जैसी हमारे पास जो औरतें थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या आप समझते हैं टर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो लिसन दैट, ह्यूमन वेल्थ का मतलब है सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं होता है भाई लोगों की, बल्कि लोगों की नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ भी एक बड़ा एसेट होता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक आदमी हेल्थी है, एजुकेटेड है और स्किल्ड है तो वो सोसाइटी के लिए एक बड़ा एसेट है। लेकिन अगर लोग बीमार हैं, अनपढ़ हैं या बेरोजगार है तो सोसाइटी भी वीक हो जाती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट इसके क्या आएंगे यहाँ पे, एजुकेशन एंड स्किल्स। जितना ज़्यादा बंदा एजुकेटेड होगा, स्किल्ड इंसान होगा, उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी और इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। हेल्थ की बात करेंगे यहाँ पे तो देखो, अगर लोग हेल्थी होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, वरना बीमार प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। उसके बाद इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, नई नई इन्वेंशंस और प्रोग्रेस भी वही इंसान दिखाएगा जो यहाँ पे हेल्थी होगा, स्मार्ट होगा, कैपेबल होगा वो उस चीज़ करने के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास राइट है शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट। अब चिपको मूवमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो चिपको मूवमेंट वो 1973 में बनी थी। कब बनी थी? 1973 में बनी थी। ये एक इन्वायरमेंटल मूवमेंट है। कौन सी मूवमेंट है? इन्वायरमेंटल मूवमेंट या था जो लोगों ने पेड़ को काटने से बचाने के लिए शुरू किया था, यानी एफॉरेस्टेशन प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेन बात है जो इसके अंदर थी, मेन पॉइंट्स है, फीचर्स जिन्हें हम कहेंगे। तो कहाँ शुरू होता है? ये यूपी ये यूपी या यूपी में स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, उत्तर प्रदेश के गांव में स्टार्ट हुआ था। अब कैसे शुरू हुआ था? इसके पीछे जब सरकार ने जंगल पेड़ काटने का ऑर्डर दिया था, यानी जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डिफॉरेस्टेशन करो, तो वहाँ से क्या हुआ कि लोगों ने जो है यहाँ पे एक चिपको में स्टार्ट की 1973 में एफॉरेस्टेशन को प्रमोट भी करने के लिए और डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए। अच्छा, किसने ये लीड किया था? ये सुंदर लाल थे जिन्होंने इसको किया था लीड, सुंदर लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे क्या रोल है इसके लिए, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मे भी हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन देखने आए, तो अगर आप ऐसे हैं वो क्वेश्चन देखने आए तो यहाँ पे आप, मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन देख के चले जाओ, लेकिन जो यहाँ पे समझना चाहते हैं वो समझे। मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, मुझे थोड़ा खुद के लिए समझना है। ठीक है, तो जो रोल रहा था सुभाष चंद्र जी बोस का, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो सुनो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो इनका मैन कंट्रीब्यूशन रहा है वो, यानी इन्होंने क्या बनाई थी? आज़ाद हिंद फौज, IAZAD, आज़ाद हिंद फौज जो बनाई थी वो यहाँ पे सुभाष चंद्र जी बोस ने ही बनाई है। ठीक है, आफ्टर दैट जर्मनी जापान से हेल्प मांगी थी। किससे? जर्मनी, GRMN, जर्मनी एंड जापान से भी इन्होंने ही हेल्प मांगी थी। ठीक है, और इनका यहाँ पे एक फेमस स्लोगन था, दैट इज तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का ये नारा, ये स्लोगन इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिस्कस द मेजर अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया। क्या मेजर अचीवमेंट्स और फेलियर्स हैं किसके? 5-year प्लान इन इंडिया के। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको बताऊंगा, अच्छा सा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। तो सुनो, जो पहले बात है हमारे पास यहाँ पे ग्राउथ अचीव हुई थी, जी हमारे पास इंक्रीज हुआ था, यानी ग्राउथ इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर स्लो हो गया, AGRI क्या हो गया हमारे पास? स्लो आ गया, डिक्रीज हो गया। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पे रही, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स रही। उसके बाद यहाँ पे जो बाकी जो पॉइंट्स हो गए आपको डिस्कस कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। कौन सी ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है जो इंडिया में पाई जाती है? एक्सप्लेन एनी 3 इन डिटेल्स। एक्सप्लेन आप खुद से करना, नाम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे पहली सॉइल आएगी दैट इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, ALLUVAIL एलुवियल सॉइल। सेकंड आपका आएगा ब्लैक सॉइल। थर्ड आपका आएगा यहाँ से रेड सॉइल। ठीक है, तो ये सॉइल है। तो सबसे पहले जो एलुवियल सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। जो ब्लैक सॉइल होती है इसमें क्या होता है? कॉटन फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, CO कॉटन फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास रेड सॉइल है इसके अंदर क्या किया जाता है? आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, IRON आयरन प्रेजेंट होता है। बाकी आप खुद इसको डिस्क्राइब कर देना कोई सी 3 को। फिर हमारे पास डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या करना है आपने? जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के उसको जो आपने एलाबरेट करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना। या फिर मैं आपको बताऊँ, जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास होता है राज्यसभा, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं। फिर हमारे पास होता है लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। दोनों मिलकर जो यहाँ पे लॉज क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट ये आपका हो गया अपर हाउस UH, ये आपका हो गया यहाँ पे LH लोअर हाउस, और यहाँ पे जो है दोनों मिला के एक लॉ, कोई भी लॉ यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राइट अ डिटेल नोट ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या करेंगे? डिटेल में नोट्स लिखेंगे और इसके इफेक्ट्स भी लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुनो ना, क्विट इंडिया मूवमेंट कब बनी थी आपको पता होना चाहिए। हर एक मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 1942 में बनी थी, जिसका यहाँ पे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और इसका नारा क्या था, स्लोगन क्या था? डू और डाई। ठीक है, डू और डाई का स्लोगन दिया था। ब्रिटिश ने रूल का एंड यहीं से जो है शुरू किया था, यानी जब ये स्टार्ट हो गया तो आफ्टर दैट 1947 में हमने सक्सेसफुली इंडिपेंडेंस पाया। नेक्स्ट हमारे पास मैप वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर टुडे। देखो ये मैप वाले क्वेश्चन भी मैंने 4 करके रखे X, Y एंड Z में। ठीक है, X, Y एंड Z में टोटली आपके यहाँ पे जो 120 कम से कम आपके 120 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, उसमें कम से कम आपके 90 न्यूमेरिक 90 MCQ डिस्कस हुए हैं। उसके अलावा मैंने MCQ की सीरीज चलाई थी, 2 वीडियोस में अपलोड की, यानी 60 MCQ वहाँ पे भी स्टार्ट हुए। तो ये आपका पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, उसके MCQs भी लाएंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैप वाला क्वेश्चन है चलिए इसको देखते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हमारे पास 37 क्वेश्चन ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। आपने क्या करा है? मार्क करना और लेबल करना है फॉलोइंग चीज़ों को। जो हमारे पास क्या है? द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड द साल्ट मार्च। वो प्लेस जहाँ पे गांधी जी ने जो साल्ट मार्च स्टार्ट किया था, वो उस प्लेस का नाम है हमारे पास गुजरात। ठीक है, आपने गुजरात को मार्क करना है वहाँ पे मैप पे। ठीक है, तो सेकंड हमारे पास मेजर आयरन और
प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है, वो आपके पास आएगी उड़ीसा। उड़ीसा जो है हमारे पास मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट है। थर्ड है आपका द रिवर गंगा, तो गंगा कहाँ पे हमारे पास नॉर्थ इंडिया में, एन इंडिया इसको मैं डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आई थिंक डी आपका आएगा, इंडियाज लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर दैट इज टी प्लांटेशन या प्रोड्यूसर दैट इज आसाम, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फोकस करो टेक्स्ट बुक भी या मोस्ट क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद रिवाइज किसको करेंगे, इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करो, फ्रीडम स्ट्रगल्स को यहाँ पे रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी मत करना, ये गलती से मैंने आपके लिए टाइप किया। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करो पैटर्न्स को, एग्जाम पैटर्न्स को और मैप्स एंड डायग्राम्स को। उतना ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कुछ जो आपके एमसीक्यूज होते हैं वो आपको स्कूल वाले कराते हैं, ठीक है, ये राज ही रखना। ये मैंने आपको इसलिए कहा जो बच्चों को नहीं आता है उनके लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि 20 के 20 कराएंगे, कुछ आपको कराते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके अलावा व्हाट्सएप में टेलीग्राम दोनों ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो व्हाट्सएप पे ये है कि मैं आपको हर एक पीडीएफ के नोट्स एंड आंसर वहीं पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लो। उसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कल आप ही बच्चे 11-12 में होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ूंगा। बिकॉज मैं हर एक बच्चों को यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स देता हूँ, चाहे 10,000 कमेंट्स 20,000 कमेंट्स क्यों ना है मेरी वीडियो पे, मैं तब भी आपको जो है रिस्पॉन्स दूंगा, जो कोई भी बच्चा आ जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके